नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। जी हाँ, शशि संग शिक्षा यानी कि मेरे साथ आप लोग लेंगे शिक्षा हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में क्या लेकर आई हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का भी। क्योंकि हम जब हिंदी बोलते हैं या हिंदी लिखते हैं तो लिखते समय या बोलते समय ना हमारी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है या क्या लिखा जा रहा है। अभी मैं जो बोल रही हूँ आप लोग आराम से मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे। और अगर मैं बोलने लगूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आज आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है कि जो विराम चिन्ह है, और आप लोगों को समझ के बड़ा मज़ा आएगा। आप सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को? लगा ना कि रेलगाड़ी चला दी। आज तो शशि मैम ने तो रेलगाड़ी चला दी, कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। तो समझ में आने के लिए क्या ज़रूरत होता है? ठहराव की ज़रूरत होती है। जब आप बात करते हैं सामने वाले से तो आपको बीच बीच में रुकने की आवश्यकता होती है ताकि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को समझ सके। तो जैसा कि मैंने अभी किया, एक छोटा सा जल्दी ना, बहुत जल्दी बोल गई और कुछ समझ में ही नहीं आया। तो क्या समझाने वाली हूँ मैं आज क्या सिखाने वाली हूँ? आज मैं सिखाने वाली हूँ विराम चिन्ह कि हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। तो क्या करेंगे आज हम करेंगे विराम चिन्ह। आप आज जानेंगे आप लोग विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह आप लोग करेंगे। तो विराम, सबसे पहले कुछ भी सीखने के लिए ना उसकी उपयोगिता का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं कि इम्पोर्टेंस क्या है तब तक सीखने का मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैंने इम्पोर्टेंस 2 मिनट पहले आपको दिखाई, 1 मिनट पहले ही सिखाई कि आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाएगा। तो हम या लिखते समय, बोलते समय हमें ठहराव की ज़रूरत होती है। तो लिखते समय तो हम विराम चिन्हों को दर्शा देते हैं, वहाँ पे मार्क कर देते हैं। बोलते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पर रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ कौन सी बात को कैसे कहना है, हमें अपने भाव दिखाने के लिए क्या कहना है। तो बोलते समय तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं, आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, अरे बाप रे मैं तो ना सांप को देख के डर गया। वहाँ तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मगर लिखते समय अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? विराम चिन्हों के द्वारा। आप विराम चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ ये कौन सा भाव है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक साधारण बात की जा रही है कि यहाँ पे कोई भाव आया है, दुख का है, घृणा का है, कैसा भाव है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरी हो जाता है? विराम चिन्ह। और विराम चिन्ह जब आप लिखते हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास 2 से लेके, क्लास 2 नहीं कहूँगी, 3 सॉरी, क्लास 3 से यानी कि कक्षा 3 से ये विराम चिन्ह शुरू हो जाते हैं और आप लोग 10वीं क्लास तक इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं सारे विराम चिन्ह तो नहीं कराऊंगी, मगर वो खास विराम चिन्ह ज़रूर कराऊंगी वो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको नंबर 1 पूर्ण विराम। कौन सा विराम? पूर्ण विराम, और जिसका साइन है ये पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम को कैसे लगाया जाता है? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है किसी भी वाक्य के अंत में, जब वाक्य समाप्त हो जाता है। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम शशि सक्सेना है, तो यहाँ मैं वाक्य बनाऊंगी मेरा नाम शशि सक्सेना है। तो यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी पूर्ण विराम। तो ये हम क्या लगाया है मैंने? पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम लगा दिया तो यहाँ वाक्य हमारा खत्म हो गया। पूर्ण विराम के बाद जो दूसरा हमारा विराम आता है वो आता है अल्प विराम। अल्प विराम, और ये अल्प विराम का जो चिन्ह है वो ये है, अल्प विराम। अब अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं जब एक ही वाक्य में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, कई सारे नाम आते हैं, तो अल्प विराम थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग होता है, थोड़ा सा ठहराव। पूर्ण विराम में तो आप रुकेंगे, वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण विराम में तो पूर्ण विराम देंगे।
पूर्ण विराम का जो आधा है, जो कम विराम है वो है अल्प विराम। जैसे कि मुझे खाने में दाल, चावल, राजमा और चपाती पसंद है। ये वाक्य, मुझे खाने में दाल, चावल, राजमा और चपाती पसंद है। तो यहाँ पे हम दाल के बीच में लगाएंगे अल्प विराम, चावल के बाद लगाएंगे अल्प विराम, और चपाती यहाँ राजमा और के लिए तो लगा ही है, और अंत में पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य हमारा हो गया है समाप्त। तो अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम के बाद हमारा तीसरा जो मैं आपको सिखाऊंगी आज, वो है हमारा प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, और प्रश्न सूचक ये जिसे आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्न सूचक हम चिन्ह कब लगाते हैं? जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? आप, है ना? तो जहाँ प्रश्न किया जाए, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कब आए? तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो वहाँ उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? वहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाते। जहाँ प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न सूचक लगाते हैं। तो एक सिंपल साधारण सा वाक्य लिखूंगी, आप कहाँ रहते हो? तो आप कहाँ रहते हो में हम कौन सा लगाएंगे? क्या लगाएंगे यहाँ पे? प्रश्न सूचक। आप कहाँ रहते हो? तो जब भी प्रश्न किया जाता है वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। आगे चलेंगे। प्रश्न सूचक के बाद मैं आपको बताऊंगी उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का ये क्या साइन है? ये आपका उद्धरण चिन्ह का साइन है। उद्धरण चिन्ह मतलब जब किसी की बात को एज इट इज आप लोग कहते हैं। ठीक है, जब किसी के कथन को एज इट इज कहा जाता है वहाँ उद्धरण लगाया जाता है। तो मैंने भी डस्टर उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बड़े उद्धरण चिन्ह को उनको लगाना ही नहीं आता। तो मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगी कि उद्धरण चिन्ह कैसे लगाते हैं। लगाना सीखना आना चाहिए। उद्धरण चिन्ह होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं 66। देखो ज़रा कैसे लगाते हैं 66, और जब वाक्य आपका खत्म हो जाता है तो हम इसको क्लोज करते हैं 99 पर। ये 99 की तरह बनाते हैं। ऐसे याद रखेंगे ना तो कभी गलती नहीं करेंगे। 66 और 99, स्टार्टिंग में 66 की तरह घुमाएंगे यानी कि 66, और लास्ट में 99 यानी कि 99 की तरह उसको कर्व कर देंगे। तो ये आपका सही उद्धरण चिन्ह है। जब 66 और 99 को आप अपने दिमाग में रखेंगे ना तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 66, 99, तो उद्धरण चिन्ह आप सही लगाएंगे। और हम इस चिन्ह को लगाते हैं किसी व्यक्ति के कथन के लिए, जो किसी दूसरे की बात को जब हम एज इट इज बताते हैं या एज इट इज लिखते हैं तो वहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी ने कहा सदा सत्य बोलो, है ना? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी भैया बड़े हैं, सम्मानित हैं, तो महात्मा गांधी जी कहूँगी मैं, लिखूँगी यहाँ। महात्मा गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पे कहा के बाद हम यहाँ लगाएंगे अल्प विराम, जो मैं आपको ऊपर सिखा चुकी हूँ। अब शुरू करेंगे यहाँ से उद्धरण चिन्ह 66, सदा सत्य बोलो, वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ हम लगाएंगे 99। एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि हम पूर्ण विराम मतलब जब वाक्य खत्म हो रहा है, जब क्लोज हम इसको करते हैं, स्टार्टिंग की 66 से क्लोज किया 99 पे, तो जब हम क्लोज करेंगे ना तो सब कुछ अंदर रखिएगा, उनकी बात अंदर रखिएगा। क्लोज करते हैं, घर को ताला लगाते हैं, क्लोज करते हैं ना, सब कुछ अंदर रखते हैं ना, तो पूर्ण विराम को भी आप अंदर आप रखेंगे। तो 66 और 99 आप करके इसको क्लोज करेंगे तो सदा सत्य बोलो। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं किसका? उद्धरण चिन्ह का। आगे हम चलेंगे नंबर 5, और नंबर 5 में आपको बताऊंगी योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह,
तो योजक चिन्ह होता है आपका, ये अभी तक योजक ही यूज़ किया है मैंने, योजक यानी कि जो डैश आपका होता है, ये जो इंग्लिश में आप इस्तेमाल करते हैं डैश, योजक। तो ये होता है हमारा योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह को हम कब लगाते हैं? योजक चिन्ह को हम लगाते हैं जब दो शब्द हमारे एक जैसे आ जाते हैं, एक जैसे शब्दों की हमारी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। या जब दो शब्दों को हम जोड़ने के लिए लगाते हैं, लिखते हैं ना माता और पिता, माता और पिता, लड़का और लड़की, तो और को हटा दो यहाँ से, लड़का लड़की, माता पिता, तो वहाँ पे हम योजक लगाते हैं, है ना। तो और एक जैसे जब दो शब्द आते हैं, एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति होती है। मैंने कहा धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे चलो, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, एक शब्द दूसरे पर निर्भर है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? योजक लगाते हैं, वहाँ हम योजक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ योजक का एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को। हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे बोलना चाहिए, तो यहाँ पर धीरे धीरे में लगेगा योजक, ये आपका योजक है। और लास्ट में पूर्ण विराम, क्योंकि वाक्य हमारा खत्म हो गया, तो हमें धीरे धीरे बोलना चाहिए। आगे चलेंगे अगले चिन्ह पर, उसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, तो विस्मय सूचक चिन्ह हम लगाएंगे। विस्मय सूचक आपका होता है ये एक डंडा और नीचे डॉट, और ये जो चिन्ह है ये हमारे भावों को प्रकट करता है ना। सडन भाव आ जाते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया, ओह तुम्हें चोट लग गई, छी कितनी बदबू आ रही है। तो ऐसे शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं जो हमारे भावों को प्रकट करता है। तो यहाँ पे करें, है ना, जैसे बाप रे बाप, हे भगवान, ओहो, आहा, छी छी, धत, इस तरह के शब्दों में। तो यहाँ हम लगाएंगे अरे, उसे चोट लग गई। तो यहाँ पे अरे के बाद हम लगाएंगे, शब्द के तुरंत बाद, जहाँ पे विस्मय दिख रहा है अरे, अरे उसे चोट लग गई, और बाद में हम लगाएंगे पूर्ण विराम, है ना। हे भगवान, एक एग्जाम्पल देती हूँ, हे भगवान मैं तो डर गया, हे भगवान मैं तो डर ही गया, मैं तो डर गया। तो यहाँ विस्मय सूचक, यहाँ लगाएंगे आप पूर्ण विराम। तो ये कुछ विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को समझाए हैं आज। तो क्योंकि वैसे तो हिंदी भाषा में और भी बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, तो ये कुछ बेसिक से जो हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, अधिकतर हिंदी भाषा में लिखते हैं, आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। तो मेरे ख्याल से आज ये 6 चिन्ह मैंने आपको कराए। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही सिखाऊंगी। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ को मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक साथ अगर ज्ञान देने आप किसी को बैठ जाओ ना, तो सामने वाला क्या है, ऊब जाता है। तो मैं आप लोग को उबाना नहीं चाहती, आपको तरोताज़ा रखना चाहती हूँ। तो आपको छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से बहुत सारा मैं ज्ञान देती रहूँगी, बशर्ते आप लोग वीडियोस देखते रहें, पसंद करते रहें, लाइक करते रहें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इसके बाकी के काम के साथ। मैं थोड़े से और विराम चिन्ह आपको समझाते हुए थोड़ा सा कराऊंगी अभ्यास कार्य। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अलविदा। प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय दोस्तों।